विद अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स जीनियस। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ ली थी लॉस तक की डेफिनेशन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 13 नंबर डेफिनेशन जो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट का एक बेसिक सा मतलब है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जितना भी पैसा गुड्स में घटा के सेल या परचेज किया जाए वो क्या है? डिस्काउंट। और दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं हमारे पास। नंबर वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर वन इज कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? वो डिस्काउंट, वो रिडक्शन जो आपकी गई गुड्स के लिस्ट प्राइस या एमआरपी के ऊपर, वो क्या है? आपकी ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल किसी भी गुड्स का लिस्ट प्राइस था 10,000, आपने क्या किया? 20% के डिस्काउंट पे उसे कस्टमर को सेल कर दिया। तो वो कौन सा डिस्काउंट है आपका? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट गाइस? ट्रेड डिस्काउंट। अब चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही ट्रांजैक्शंस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या किया आपने? गुड्स बेचे, 10,000 के गुड्स थे, 8,000 में आपने सेल कर दिए, तो 2,000 का डिस्काउंट किया। वो आपका कोई नॉन पर्सन था तो आपने उसने क्या कहा? मैं आपको पेमेंट कल दूंगा। आपने कहा कोई बात नहीं। तो आपने क्या किया? उसे 2,000 का डिस्काउंट भी दे दिया और उसने पैसे भी नहीं दिए अभी। तो वो आपने जो 2,000 का डिस्काउंट दिया तो वो कौन सा डिस्काउंट हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि वो आपने क्या किया? लिस्ट प्राइस के ऊपर प्रोवाइड किया, गुड्स के एमआरपी के ऊपर प्रोवाइड किया। जो सेकंड टाइप का डिस्काउंट है आपका वो है कैश डिस्काउंट। नाम से पता लग रहा है कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने की वजह से दिया जाए। The discount that is allowed for timely payment is known as cash discount. मान लीजिए क्या हुआ, आपका एक कस्टमर आया आपके पास 10,000 के गुड्स थे, आपने उसे 8200 में दे दिए एज अ लिस्ट प्राइस, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर। जब उसने आपको कैश प्रोवाइड करने लगा वो आपको, तो उसने क्या कहा? सर मेरे को थोड़ा सा और एडिशनल डिस्काउंट दीजिए क्योंकि मैं आपको कैश पे कर रहा हूँ और टाइम से पहले पे कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया कि ठीक है आपके 8200 बनते हैं, आप 100 रुपीज और लेस करके 8100 मेरे को दे दीजिए। तो आपने जो उसे 100 रुपीज का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि उसने आपको पेमेंट की, और पेमेंट करने की वजह से जो डिस्काउंट दिया गया वो कौन सा डिस्काउंट होता है? वो कैश डिस्काउंट होता है। तो यहां पे था हमारा डिस्काउंट का काम खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परचेजेस। अब परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का एक सिंपल सा मतलब कुछ भी खरीदना। ये हम एक जनरल में कहते हैं परचेज किया तो मतलब कुछ भी खरीद लिया, फोन खरीदा परचेज है। लेकिन जब हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कुछ भी खरीदना परचेज नहीं होता। परचेज हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को कहेंगे। किस चीज को? जो चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं, जो चीज हम बेचने के मोटिव से खरीदते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम परचेज कहते हैं। द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर बॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो गुड्स जो हमने खरीदे किस पर्पस से? बेचने के लिए, वो क्या है? हमारी परचेज। या वो गुड्स जिनको हम आगे क्या करना चाहते हैं? प्रोसेस करना चाहते हैं, उनसे कुछ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हमारी क्या है? परचेज है। चाहे वो परचेज हमारी कैश में की गई हो, क्रेडिट में की गई हो, दोनों ही कंडीशन में हम उसे किस टर्म में डिफाइन करेंगे? परचेज के अंदर डिफाइन करेंगे। तो परचेज का मतलब क्या समझा हमने अभी? परचेज का मतलब हमने समझा गुड्स दैट आर बॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। नेक्स्ट है आपके पास परचेज रिटर्न। अभी हमने पढ़ा परचेज और अब पढ़ते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज का मतलब हमने पढ़ा जब हमने गुड्स खरीदे। तो परचेज रिटर्न का मतलब कि किसी भी रीजन की वजह से हमने क्या किए? जिस पर्सन से वो गुड्स खरीदे थे उस पर्सन को वो गुड्स रिटर्न कर दिए, तो वो क्या है? हमारी परचेज रिटर्न है। वो क्या है? हमारी परचेज रिटर्न है। क्योंकि अब हमने क्या किया? खरीदे हुए गुड्स किसी को वापस कर दिए, तो वो क्या है? हमारी परचेज। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेल्स। तो हमने पढ़ा परचेज। परचेज का मतलब गुड्स दैट आर बॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज नोन एज परचेज। तो अब अगर उन्हीं गुड्स को हम बेच देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सेल्स। अकाउंट्स के अंदर सेल्स सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को कहा जाता है जो चीज हमने बेचने के लिए खरीदी थी।
सिर्फ और सिर्फ उसे ही सेल्स की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। हमने जो गुड्स खरीदे बेचने के लिए वो क्या है, हमारी सेल्स है। चाहे वो सेल्स कैश में की गई हो, चाहे वो सेल्स आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, उधार में की गई हो, तो वो क्या है, आपकी सेल्स है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सेल्स रिटर्न। अभी सेल्स बड़ा मतलब गुड्स बेचना, सेल्स रिटर्न का मतलब बिके हुए गुड्स जब हमें वापस आ जाए, हमारे कस्टमर्स हमें गुड्स रिटर्न कर जाए, तो वो क्या है, हमारी सेल्स। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन खत्म होती है, कौन सी, सेल्स रिटर्न की। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक और गुड क्या होती है। स्टॉक और गुड्स में डिफरेंस क्या है। बेटा स्टॉक क्या है, एक लार्ज वर्ड है। गुड क्या है, उसका एक पार्ट है। क्योंकि जो स्टॉक है, स्टॉक बेटा तीन तरीके का होता है गाइस। कौन कौन से तीन तरीके का स्टॉक होता है? नंबर वन इज रॉ मटेरियल, नंबर वन इज रॉ मटेरियल, नंबर वन इज WIP, एंड द नंबर थर्ड इज फिनिश्ड गुड। नंबर वन इज रॉ मटेरियल, नंबर टू इज WIP, एंड नंबर थ्री इज फिनिश्ड गुड्स। तो गुड्स जो है वो किसका पार्ट है, स्टॉक का पार्ट है। आप समझते हैं स्टॉक क्या होता है। जितने भी गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, एक बिजनेस आज की डेट में अपने पास होल्ड करके रखता है, जमा करता है, वो क्या है, उसका स्टॉक है। जैसे आपका एक बिजनेस है, आपकी दुकान पे आज जितना भी माल पड़ा है वो क्या है, आपका स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब क्लियर है। स्टॉक का एक सिंपल सा मतलब है क्या, जितने भी आज के दिन में हमारे पास स्टॉक पड़ा है, जितने भी आज के दिन में हमारे पास गुड्स पड़े हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो सारा का सारा हमारा क्या बनता है, स्टॉक बनता है। अब स्टॉक क्या है, आपकी एसेट। कौन सी एसेट, करंट एसेट। क्यों? क्योंकि स्टॉक क्या करते हैं, हम बेचने के लिए लाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा। रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, एसेट है। और कौन सी एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट क्यों? क्योंकि हम ये थोड़ी सोचते हैं कि यार स्टॉक हम 2 साल तक होल्ड करेंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक होल्ड करेंगे, कभी नहीं। हम क्या समझते हैं, आज लाए कल बेचो, परसों नया लाओ। तो इसीलिए स्टॉक क्या है, हमारी करंट एसेट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिटर्स, और बेटा बहुत यूज होगा ये हमारे। आपके पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है गाइस? क्रेडिटर्स का मतलब है वो पर्सन जिससे हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं, वो क्या है, क्रेडिटर है। हमने क्या किया, एक्स लिमिटेड से उधार पे गुड्स खरीद लिए। अगर आज एक्स लिमिटेड से उधार पे गुड्स खरीदे तो एक्स लिमिटेड क्या हुआ, हमारा क्रेडिटर हुआ। क्यों क्रेडिटर? क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पेमेंट देनी पड़ेगी, इसलिए वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। तो किसी भी बिजनेस से, किसी भी पर्सन से, किसी भी एंटिटी से अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो वो क्या है, हमारा क्रेडिटर है। कैसे? अगर क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो यहां पे आपको यही दिया गया है, इट इज टू हुम आवर बिजनेस ओज एन अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो पैसा है जो हमारे बिजनेस ने देना होता है, किस वजह से, हमने उनसे उधार पे गुड्स परचेज किए थे। अगर आज हमने उनसे उधार पे गुड्स परचेज किए, हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें फ्यूचर में रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आज हमें उन्हें फ्यूचर में रीपेमेंट करनी पड़ेगी तो ये हमारी कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी, करंट लायबिलिटी बन जाएगी। कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटर्स की। डेटर्स का मतलब क्या होता है? जैसे क्रेडिटर का मतलब जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदे, तो डेटर्स का मतलब जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचे। जिनको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, फर्म हो, या कोई भी अदर बिजनेस हो, तो वो क्या है, हमारा डेटर है। क्योंकि हमने उन्हें उधार पे गुड्स सेल किए हैं। और अगर हमने उन्हें उधार पे गुड्स सेल किए तो फ्यूचर में क्या होगा, हमें उनसे पैसा मिलेगा। और फ्यूचर में जिस भी चीज से हमें पैसा मिले वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। और डेटर्स हमारी कौन सी एसेट का एग्जांपल है? फिर डेटर्स हमारी करंट एसेट्स का एग्जांपल है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Debtors are the person who owes an amount to the business against credit sale of goods and services. तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी डेटर्स की डेफिनेशन। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो क्या है, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का मतलब क्या है? बैड डेट्स का मतलब है इट इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस व्हिच बिकम्स इररिकवरेबल।
ये वो पैसा है एक बिजनेस का जो इररिकवरेबल हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने गुड्स बेचे अपने डेटर्स को, उनसे पैसा मिलना था लेकिन अब वो पैसा हमें रिसीव नहीं होगा, कोई भी कारण हो सकता है। तो किसी भी कारण से अगर हमारा पैसा डूबता है तो वो हमारे बिजनेस का लॉस है, और उस लॉस का नाम क्या होता है? बैड डेट्स होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास जो दी गई है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कि वो खाते जिनके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हमारे बिजनेस की। चाहे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें, गुड्स खरीदेंगे रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स बेचेंगे रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी देंगे रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जमा किया रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, ध्यान से समझो। मान लीजिए आपने आज एक नया फोन लिया, एक साल बाद उस फोन की कीमत कितनी रह जाएगी? मान लीजिए आपने वो 1 लाख का खरीदा, हम मान लेते हैं वो 1 साल बाद रह गया 85 का। 2 साल बाद कितने का रह गया? लेट अस अज्यूम 70 का। 3 साल बाद 60, 4 साल बाद 50। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हर साल उस फोन की वैल्यू हर बार रिड्यूस ही कर रहे हैं, कारण डेप्रिसिएशन। तो अब समझते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज और पासेज ऑफ टाइम। किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर गिरावट आती है, रिडक्शन आती है, किस कारण की वजह से? उस एसेट को यूज करने की वजह से या फिर टाइम के बीत जाने की वजह से, तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब डेफिनेशन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट of due to usage or passage of time. In other words, wear and tear of asset. Wear and tear का मतलब usage of asset is known as depreciation. Depreciation का एक सिंपल सा का मतलब आपका यही है कि एसेट को यूज करने की कॉस्ट क्या है हमारी? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंट्री। अब एंट्री क्या है? एंट्री का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसको हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या है? एक एंट्री। गुड परचेज किए, इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ एंट्री। गुड सेल किए, इट इज अ एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट का मतलब है आपके पास ये एक ऐसी स्टेट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर एक पर्सन की डेट पेइंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, कि उसके पास अब देने को कुछ भी नहीं है, वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो वो क्या है? इंसॉल्वेंट। तो जैसे ही इंसॉल्वेंट है वैसे हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी वो है सॉल्वेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या? ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी डेट की पेमेंट कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है, तो वो क्या है? सॉल्वेंट कंडीशन है हमारी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए हमारे पास है प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर का मतलब क्या है गाइस? प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। अब डेफिनेशन पढ़िए, a person who owns a business contributes capital to the business to earn profit is called proprietor। वो पर्सन जो एक बिजनेस में पैसा लगाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो क्या है? उस बिजनेस का प्रोप्राइटर है, ओनर है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी प्रोप्राइटर। चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, और लास्ट सेकंड डेफिनेशन जो है आपके पास एंटिटी है। इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट व्हिच कैरीज आउट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन फोर्स। ये एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट होती है जो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है गाइस जो की जाए अपना लेवलीहुड अर्न करने के लिए, मतलब कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो वो है आपकी एंटिटी। अब एंटिटी ऐसी कौन कौन सी यूनिट होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है? हमें यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट इज प्रोप्राइटरशिप। अब प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या? सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, तो मतलब सिंगल ओनर। ऐसा बिजनेस जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनर है, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल दिया गया है वो है पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म कौन सी होती है? जिसके दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं, वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म है आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास लास्ट एग्जांपल है वो है आपका कंपनीज। फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, ये क्या है? आपके कंपनीज के एग्जांपल। और ये सारी की सारी क्या है? एंटिटीज हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे जो लास्ट डेफिनेशन दी गई है वो है वाउचर्स की। तो वाउचर्स क्या होते हैं? इट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस है, सबूत है, प्रमाण है, वो क्या है? वाउचर है।
अब वाउचर हम एग्जांपल से समझते क्या होता है। यहां पे जो हमें एग्जांपल दिए गए हैं वो है हमारे सोर्स वाउचर के। तो अब सोर्स वाउचर क्या होते हैं? सोर्स वाउचर का मतलब वो वाउचर होते हैं जिनसे ओरिजिनली ट्रांजैक्शन क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। तो यहां पे हमें एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट इज बिल और इनवॉइस। तो अब इनवॉइस और बिल क्या होते हैं? परचेज और सेल के टाइम पे जो भी हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो, क्वांटिटी मेंशन हो, प्राइस मेंशन हो, टैक्स की अमाउंट मेंशन हो, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? इनवॉइस कहते हैं। और वो इनवॉइस क्या है? उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, एविडेंस है कि क्या, कि ये ट्रांजैक्शन यानी कि परचेज या सेल्स हुई है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? उसे सोर्स वाउचर कहते हैं, जहां से ट्रांजैक्शन ओरिजिनली ओरिजिनेट हुई। तो गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर, सो स्टे ट्यून फॉर मोर।